हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के शासन और अन्य पहलू को देखेंगे। उसके अंतर्गत संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासन के अधीन कैसे हुआ। और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी मेंस में हर साल इससे एक क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 70th बीपीएससी में ये पूछा गया था, भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसी तरह से हर साल इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप एक शॉर्ट वाला 8 नंबर का, इससे आना ही आना है। तो अगर आप इसे थोड़े से भी ध्यान दे के पढ़ लेंगे तो आशा है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ये भारत से व्यापार करने के लिए हुई थी। लेकिन 1600 में स्टार्ट हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में इसने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को हरा दिया। और इसके 7 साल के बाद 1764 में और 64 में इसने बक्सर की युद्ध में तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर हरा दिया। यहीं से इसको बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन की शुरुआत हुई, क्योंकि बंगाल की दीवानी अधिकार ब्रिटिश के हाथों में आ गई थी। 1773 और 1858 के मध्य कंपनी का शासन रहा था, समझ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी भारत पर शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया और ये शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथों से चलने लगा। अर्थात 1858 के बाद से कंपनी शासन को बदलकर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन डायरेक्ट आ गया। ओके, हालांकि ये परिवर्तन इस दौरान जो 1773 से लेकर हम लोग 1947 मान लीजिए, इस दौरान जो भी परिवर्तन हुए उसकी प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पोषित करना था। लेकिन इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने अनजाने में भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज्य के तत्वों को समावेश भी कर दिया उसने। समझ रहे हैं? अब 1773 से 1858 के मध्य संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसको देखेंगे। तो 1773 से लेकर 1858 तक हम लोग क्या देखते हैं, ये किसका शासन था? कंपनी का शासन था। और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद इसको कंट्रोल करता था। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसके बाद एक संधि हुई जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? 1765 में। ओके, तो तत्कालीन जो गवर्नर था ब्रिटिश का, क्लाइव, ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान जारी करवाया जिसके द्वारा उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी क्या होता है? राजस्व वसूलने का अधिकार, समझ गए, प्राप्त कर लिया। और इसके बदले उसने, राजस्व जो वसूलता था, इसके बदले उसने मुगल शासक को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का, 26 लाख रुपया जो है वो एक तरह से कंपनसेशन देने का स्वीकार किया। इस तरह से अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब, ये सब क्या था? एक पेंशनर बन चुका था। अब कंपनी के पास क्या हो गया? सीमा शुल्क कलेक्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, पूरा वित्त का उसी के पास था। लेकिन जिम्मेदारी क्या आ गया? नवाब के पास। ठीक, तो सीमा शुल्क आदि वसूलने के लिए कंपनी ने क्या किया? 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। दीवान और उप दीवान होता था, तो 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय, ये 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। तो बिहार के लिए आप सिताब राय का नाम याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश ने राजस्व वसूलने के लिए बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया था और बंगाल में मोहम्मद रजा खां। ओके,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब सीधे आते हैं 1767 में। ये सब होने के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता चला कि कंपनी को जो है राजस्व का अधिकार मिल चुका है, तो वो थोड़ा जागरूक हुआ कि इसके पास तो बहुत बड़ा लॉटरी हाथ लग गया है। तो सबसे पहले 1767 में उसने इंटरवेंशन किया। 1767 में क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की पहली घटना हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 40 लाख पाउंड, कितना पाउंड, 40 लाख पाउंड की वार्षिक आय में से 10% हिस्सा, जो ब्रिटिश सरकार था, एक ये कंपनी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 40 लाख पाउंड की आय हो रही थी वार्षिक आय, उसमें से इसने अपनी 10% हिस्सेदारी मांगी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। समझ गया? एक तो ब्रिटेन में एक सरकार है, उसने क्या बोला कि 10% जो आपको आय हो रहा है उसमें 10% हिस्सा मुझे दे दो। अब 1765 से 1772 ये फेज को क्या बोलते हैं हम? दोहरी शासन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास था? कंपनी के पास। और शासन का अधिकार किसके पास था? नवाब के पास। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दोहरी शासन प्रणाली बोलते हैं या दोहरी प्रणाली बोलते हैं। इसके तहत कंपनी क्या था? भूस्वामी थी तथा नवाब या नाजिम राज्य के प्रदेश का प्रबंध करता था। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार तो थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था। कंपनी के पास वास्तविक अधिकार था, सारे वित्त का अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन उसके पास दायित्व नहीं था। दायित्व किसके पास था? नवाब के पास। और नवाब को 26 लाख रुपये का पेंशन दिया जाता था, वार्षिक पेंशन। इसके आधार पर वो प्रबंधन का काम करता था। ओके, इससे हुआ क्या? इस 7 वर्षों के दौरान जो दोहरी शासन व्यवस्था रही, इससे क्या स्थिति उत्पन्न हुआ? एक तो हो गया कि कंपनी के व्यापारियों के मध्य भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसके पास राजस्व वसूलने का तो था, परंतु कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ? कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट होते चले गए। ओके, अब कंपनी क्या चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूले। इसके लिए उसने क्या किया? किसानों पर अत्याचार आरंभ किया, किसानों का उत्पीड़न किया। तीसरा, अब कंपनी के अधिकारी काफी भ्रष्ट हो गए, तो धीरे धीरे क्या हो गया? कंपनी दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई। कंपनी के कर्मचारी तो अमीर हो रहे थे, बट कंपनी दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई। ओके, इन सब परिस्थितियों के बीच ब्रिटिश संसद ने एक सोची समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने सोचा इस तरह से चलती रही तो कंपनी दिवालियेपन का शिकार हो जाएगी और भारत से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उसने एक कानून बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रमुख तत्वों को जानेंगे। धन्यवाद।